हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो ये हमारी इंटरव्यू डेमो सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है केवीएस इंटरव्यू के लिए, और 2-3 हमारी वीडियो सीरीज चल रही हैं। एक डेमो क्लास की है, वो अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ये हमारी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो इंटरव्यू में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो मैंने टॉपिक रखा हुआ है वह है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। जी हाँ, किस पर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने रिटन एग्ज़ाम में भी पढ़ा है, तो क्या इंटरव्यू में पढ़ना ज़रूरी है? तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, बनने जा रहे हैं, वो तो कोई शक नहीं है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ये आपका कभी भी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो इससे अच्छा है कि एक बार में हम कई तरह की वीडियोस देख लें, सारा कुछ हम पता कर लें, ताकि हम पहले से प्रिपेयर में स्कूल में एंटर करें, केंद्रीय विद्यालय में जब हम जाएं तो हमें पहले से पता हो चीज़ें कि क्या एनईपी में है। क्योंकि केवी के आने के बाद भी आपको वही चीज़ें मिलने वाली जो आपने एनईपी को पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि जैसे मेरा भी सिलेक्शन हुआ था 2019 में, उसके बाद जब मैं टीचर बना तो भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं एनईपी को। हम सबको एक एक कॉपी मिल रखी है एनईपी की, सबको पढ़नी पड़ती है कि उसमें और क्या चेंजेस हैं, ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, है ना। तो एनईपी को पढ़ना है। और दूसरा, अब जो इंटरव्यू के लिए तरीका है एनईपी को जो क्वेश्चन आंसर तैयार करने का, वो है डिटेल बेस। आपने रिटन एग्ज़ाम में आपने थोड़ा सा किस तरह से तैयार करा है एनईपी के टॉपिक कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे बन जाएं। और इस बार जो इंटरव्यू के लिए आपको तैयार करना है एनईपी के टॉपिक्स, एनईपी के पॉइंट्स जो हैं, आपको वहाँ बोलना है। तो इस तरह से तैयार करना कि आप वहाँ आंसर फैक्ट बता के नहीं रुक जाएं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता पाएँ, है ना। और जब बात रही फैक्ट की, तो पूरे इंटरव्यू में आप एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी सवाल का उत्तर नहीं आता है किसी फैक्चुअल का, ये मत बोलिएगा कि सर मुझे नहीं पता है इस प्रश्न का आंसर। इसकी जगह पर ये बोलना कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस, या फिर मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सर मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये ज़्यादा जेन्युइन आंसर होता है कि आपको ये कहना ही नहीं कि आपने नहीं पढ़ा, आपको यही कहना है कि हाँ आपने पढ़ा है, बस आपको याद नहीं आ रही चीज़ें, भले ही आपने नहीं पढ़ा उसको। तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पर देंगी, इंप्रेशन अच्छा जाएगा यदि आप ये कहेंगे कि मैं सर इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए तुरंत आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे सिंपल जो सवाल बनता है इंटरव्यू का एनईपी पर, कि आप एनईपी के बारे में क्या जानते हैं, कुछ प्रमुख बिंदु बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए। अच्छा, बात एक और मुझे बीच में याद आ गया कि बहुत सारा डाउट है कि इंग्लिश में इंटरव्यू होगा या हिंदी में। अब ये इंटरव्यू पैनल पर, बोर्ड पर डिपेंड करता है। शुरू के कुछ क्वेश्चंस तो इंग्लिश में तैयार करके जाइए, अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लीजिए। जहाँ से आपको लगे 2-3 क्वेश्चन के बाद कि थोड़ा सा जो लेवल है वो मुश्किल हो रहा है आपके लिए, आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आपको सिंपल लाइन बोलनी है, सर आई कैन एक्सप्लेन दिस बेटर इन हिंदी, ठीक है। अब मतलब आप खुद कह रहे हैं कि सर आप चूँकि बाइलिंगुअल आप तो रहते ही हैं ना, मदर टंग जो हमारी हिंदी है, और आप ये कह रहे हैं कि सर बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं आप हिंदी में। ये सेंटेंस बोलिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे। सर आई कैन एक्सप्लेन बेटर इन हिंदी, तो फिर वो कह देंगे हाँ ठीक है, हिंदी में भी बता सकते हैं आप, ज़रूर ऐसा कह देंगे, क्योंकि उन्हें तो आंसर चाहिए ना। और इंग्लिश आप सीख भी लेंगे, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आएगी, जो आपकी डेमो टीचिंग में दिख जाएगी। मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश इम्प्रूव करते जाना है और वर्ड्स का यूज़ करना है। जब आप डेमो टीचिंग भी करते हैं तो भी वहाँ पर हिंदी यूज़ करिएगा, कम यूज़ करना, इंग्लिश को यूज़ करना। तो सवाल आता है इंटरव्यू बोर्ड का कि आप एनईपी 2020 के कुछ प्रमुख बिंदु बताइए। और इसी के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट छाट के लिख रखे हैं अपनी कॉपी में, जो वहाँ पर आप बताएंगे, और उन्हीं के बीच से भी क्वेश्चन बन सकते हैं यदि उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे। तो पहली बात, यदि इस तरह क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है, तो ये तीसरी है। पहली 68 में, दूसरी 86 में, और तीसरी है 2020 में। के कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता पर कमेटी बनी थी, जिसके सुझाव दिए गए हैं इस पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो आपको बताना सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये पूरी एजुकेशन, पूरे ऑल इंडिया के लिए जो एजुकेशन के लिए दिए गए सुझाव हैं, सुझाव का एक पूरा ड्राफ्ट है,
जिसे पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाना है। और एक ये रिवोल्यूशनरी चेंज टाइप का है, क्योंकि इतने सुझाव अब तक किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में नहीं दिए गए हैं जितने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिए गए हैं। और सर इसके जो प्रमुख जो बिंदु हैं वो इस तरह हैं कि पहली चीज़ कि सर इन्होंने जो फोकस किया है, अब अभी तक 12th तक की आपकी क्लास 1 से 12 तक फोकस किया जाता था, लेकिन अब जो है प्री प्राइमरी जो कि अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन को भी पढ़ाई की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। अभी तक स्टेट में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे सर वो ट्रेंड नहीं थे, उनके लिए कोई ऐसा स्पेशल कोर्स नहीं था, ऐसी कोई स्पेशल सिर्फ 8th या 10th ये क्वालिफिकेशन रखती थी। लेकिन आप बताइए किसी आप टीचिंग लाइन में हैं, कुल मिलाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी टीचिंग लाइन का ही हम हिस्सा मानेंगे और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचिंग का हिस्सा उन्हें बनाया गया है। तो उसके लिए ये प्रोविज़न किया गया है कि जिसकी क्वालिफिकेशन 12th है तो उसको 6th मंथ का एक डिप्लोमा करना होगा टीचिंग से रिलेटेड का, जो करवाया जाएगा। दूसरा, जिसकी क्वालिफिकेशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 12th से कम है तो उसके लिए 1 साल की एक टीचर ट्रेनिंग कह सकते हैं, ये डिप्लोमा कराया जाएगा, ताकि वह बच्चों को अच्छी स्किल सिखा सके और अपना जो है टीचिंग जो सीखा है उसने वो अपना बेस्ट दे सके और बच्चों में इम्प्रूव कर सके, स्किल्स को पढ़ा सके अच्छे से। तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया है। और दूसरा जो आरटी एक्ट जो कहता है हमारा कि 6 से 14 वर्ष को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है आरटी 2009 में। और एनईपी ये रिकमेंड करता है कि अब 3 साल से जो बच्चे का एडमिशन होता है और 18 साल जब बच्चा 12th में रहता है, पूरी 3 साल से 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा जो है फ्री हो और कंपलसरी हो। मतलब हमारे देश में कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसने 12th नहीं करी हो, कंपलसरी हो जाना चाहिए कि हर एक बच्चा जो है कम से कम उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th हो। तो लिटरेसी को 12th तक मिनिमम कहा गया है एनईपी 2020 में। ये प्रमुख बिंदु हो गया। अब मैं क्या है कि मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इसके अंदर से भी पॉइंट बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, तो आप बताते जाना इसी को। जैसे उन्होंने वो पूछे कि इसमें अच्छा प्री प्राइमरी के लिए क्या किया गया है, तो यही जो मैंने पॉइंट बताया ये आपको बता देना है। यदि क्वेश्चन बनता है इसमें कि जो प्री प्राइमरी क्या वर्कर्स कह सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए क्या प्रोविज़न किया गया है, तो आप ये बता सकते हैं जो मैंने अभी पॉइंट नंबर 1 बताया। दूसरा पॉइंट वो एज ग्रुप वाला है, ये पूछ सकते हैं कि एज ग्रुप का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो आप बताएंगे। आपको पुराना भी पता होना चाहिए, पुराना जो 10+2 का था कॉन्सेप्ट, पुराना कैसा था 5+3 प्लस अच्छा वो 10th क्लास तक और 2 बोर्ड कक्षाएँ रखी गई थी 10th और 12th को। अभी पुराने फॉर्मेट को पूरा चेंज करके हमारा 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है कि हम 5 ईयर रहेंगे बच्चे के, जो ईयर कौन से रहेंगे 3 साल से 8 साल तक का जो बच्चा रहेगा उसको हम फाउंडेशनल स्टेज में रहेंगे, उन्हें फाउंडेशनल वैल्यूज़ सिखाई जाएंगी, उनका एक करिकुलम अलग रहेगा। जब बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 तक आएगा प्रेपरेटरी स्टेज में, तब उनकी पढ़ाई के साथ साथ कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे। अब वो पूछेंगे वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सर एक व्यावसायिक शिक्षा जिसको सर हम हिंदी में कहते हैं, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ और अधिक स्किल्स सीख सके। कुल मिला के ये जो कौशल विकास योजना है स्किल्स डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम है कि हम बच्चों को स्कूल लेवल से ही उनमें स्किल्स डेवलप करना शुरू करें, ताकि वो 12th के बाद भी अपने अपने रास्ते खुद से तय कर सके कि उसे किस फील्ड में जाना है। तो ये बात हो गई वोकेशनल एजुकेशन की, जो प्री प्राइमरी में से ही इंक्लूड किया गया है, प्रेपरेटरी स्टेज से, जो कि क्लास 3 से क्लास 5th तक के बच्चे के लिए। आगे 6th क्लास से बच्चा जो है 6 से 8 तक के लिए जो स्टेज है वो मिडिल स्टेज रखी गई है, और 10th से 12th तक के लिए एक और स्टेज जो आप सेकेंडरी स्टेज कह सकते हैं। इन 4 स्टेज को इंक्लूड किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो आप इस प्रश्न का आंसर ऐसे दे सकते हैं। मुझे पता है ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको पहले से ही चीज़ें पता है, बट एक फॉर्मेट में सिस्टमेटिक में क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। हो सकता है सारी चीज़ें आपके रिटन में लिखी हों, लेकिन आप ये चीज़ जो सुनेंगे तो सुनने से क्या होगा, कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं पता चलें, और दूसरा आप वहाँ इंटरव्यू में जवाब दे पाएंगे। जब आप 10 पॉइंट याद करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो वहाँ पे 4-5 पॉइंट तो आप बोल ही देंगे, है ना। अगला है
जो आकलन की बात करी गई है, असेसमेंट की बात करी गई है। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, NEP 2020 के जो प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। जो असेसमेंट की बात करी गई है वो 360 डिग्री होना है, जो एक होलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है। इसका मतलब जो अभी की सर मार्कशीट आ रही है जिसमें सिर्फ उनके एकेडमिक के मार्क्स लिखे रहते हैं, उसके साथ साथ वो उसका 360 डेवलपमेंट, हर तरह का जो डेवलपमेंट है उसके ग्रेड्स दिए जाएंगे। और इसका मतलब हर एरिया का असेसमेंट किया जाएगा साल भर एक बच्चे के, ये आपको बताना है। और ये वोकेशनल भी हो गया। अब जो स्ट्रीम सिस्टम है उसको हटाने की कोशिश की गई है, सुझाव दिए गए हैं, ताकि जैसे एक 9th में बच्चा एंटर करता है या 11th में, तो साइंस के साथ साथ यदि सर उसकी रुचि जो है, इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने में है, जैसे पर्सनल मेरा साइंस रहा है, मैं मैथमेटिक्स से रहा है, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो जो है हिस्ट्री और जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने में रहा है। तो अब ये जो सुझाव दिए गए हैं कि एक साइंस स्ट्रीम का बच्चा भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट पढ़ सकता है, या आर्ट्स वाले बच्चे भी साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। कुल मिला के मल्टी सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट रखा गया है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पढ़ सके और आगे उन्हीं में वो डेवलप हो सके अपने फ्यूचर में, ये चीज़ रखा गया है। आगे क्या है, जो पढ़ाई का जो है रोट लर्निंग की जगह कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो है उसको बढ़ावा दिया गया है, कि वो किसी चीज़ को मेमोराइज़ करने की जगह कि घर में रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसकी जगह क्या है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हैं पढ़ें, ताकि वो अपने वर्ड्स में जो उन्होंने सीखा है उसको अपने वर्ड्स में वो एक्सप्लेन कर सकें। यही तरीका होना चाहिए, है ना। असेसमेंट की बात करें तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट से उसकी जगह पर समेटिव असेसमेंट को प्रायोरिटी दी गई है। समेटिव असेसमेंट मीन्स परीक्षाएं जो होती हमारी हाफ ईयरली, ईयरली, जिसमें एक कह सकते क्या, जजमेंटल रहती हैं। जजमेंटल का मतलब मार्क्स उनको प्रोवाइड करे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डिवाइड होने करते हैं बच्चों को कि कौन होशियार है, कौन पास फेल, ये कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसकी जगह क्या जो सुझाव दिए गए हैं वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। इसका मतलब लगातार जो है क्लास में हम मूल्यांकन करते रहें, जो चीज़ें नहीं आ रही हो क्लास में ही उनसे पूछें, असेसमेंट लें और वहीं उन चीज़ों को दूर करें। ठीक है। जो अभी भी मैं बताऊं, असेसमेंट निपुण जो भारत है वो भी इसी को बल देता है, असेसमेंट करवाता है। अभी क्लास 1-2 में चल रहा है अभी केंद्रीय विद्यालय में हमारे, तो असेसमेंट करते हैं हम, हो ही रहा है। और असेसमेंट में जो चीज़ें कमियां हैं एक एक बच्चे की, उनके लिए एक अलग से क्लासेस लगानी है, रिमेडियल क्लासेस। तो ये तरीका होना चाहिए पढ़ाई का, ना कि समेटिव जो असेसमेंट है कि मार्कशीट हो, उनके मार्क्स हो, पास फेल, ये चीज़ें बच्चों को डिप्रेशन में डालती हैं। क्योंकि मेन पर्पज़ है हमारा सिखाना ना, तो जो कमियां हैं वो हमें देखना है और जो उनको दूर करना है। ये पूरी एजुकेशन व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि उनमें लेबलिंग करना कि ये इसके 90% मार्क्स, इसके 70%, इसके 60 हैं, ये कमज़ोर, ये होशियार। इस चीज़ को अवॉइड करके उनकी जो कमियां हैं वो दूर करनी है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में। आगे NEP 2020 यह हमें है कि कैसे सीखना है, लर्निंग प्रोसेस को सिखाना है हमें बच्चों को। अभी तक क्या था, हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को वैसे ही वैसे सीखना है और एग्ज़ाम में लिखना है। बट हमें क्या है, ये चीज़ सिखानी है कि सीखना कैसे, लर्निंग प्रोसेस को, ताकि एक टाइम के बाद हमें बच्चे को इंडिपेंडेंट भी तो बनाना है ना, ताकि 12th के बाद बच्चा जो जाए उसके दिमाग में वही चीज़ें ना हो कि एक टीचर हो, वो जब हमें सिखाएगा, वो जब क्लास का टेस्ट लेगा तभी हम पढ़ेंगे, तभी हम रिवीजन करेंगे। ये चीज़ हटा करके उसमें लर्निंग प्रोसेस की जानकारी हो जाए, ताकि वो खुद से सेल्फ डिपेंड होकर के नई नई चीज़ें सीखे। ठीक है, हमें उसको इंडिपेंडेंट बनाना है इन फ्यूचर। ये चीज़ हो गई कि NEP जो रिकमेंड करती है लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखना कैसे सीखना है, इस चीज़ को प्रमोट करती है। आगे देखें, इंक्लूसिव एजुकेशन पर जो है फोर्स दिया गया है, बल दिया गया है। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि बिना किसी को रोके हमें सबको एक साथ क्लास में पढ़ाना है। इवन जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं उनको भी हमें एक नॉर्मल कक्षा में बैठा करके पढ़ाना है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन को ज़्यादा बल दिया गया है NEP 2020 में। आगे और भी नए नए कुछ वर्ड्स क्या है आप सीखते जाएंगे, क्या क्या हैं,
जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, इन चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं हिंदी में, ताकि वो जैसे कोई सामने वाला कुछ पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, वो खुद से मूल्यांकन कर पाए सही और गलत का अपने लिए, ताकि इन फ्यूचर वो खुद की पर्सनल लाइफ में भी या अपने करियर को लेकर भी सही गलत के फैसले कर सके। तो क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप करना भी एक NEP 2020 की रिकमेंडेशन है या सुझाव है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं पॉइंट। अब आगे बात आती है, कुछ मैंने और पॉइंट्स ले रखे हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड। जैसे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में मल्टीलिंगुअलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, और मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसको एक चैलेंज की तरह नहीं देखना है, और किसकी तरह देखना है, एक रिसोर्स की तरह देखना है। अच्छा, एक बीच में मुझे एक चीज़ याद आ रही है, कई बार मिस हो जाता है बार बार। इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है कि टीचिंग लाइन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग टीचिंग में चैलेंज क्या है? आप इस प्रश्न का कैसे जवाब देंगे? आप ये कह देंगे सर टीचिंग लाइन में ये चैलेंज होता है कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं कंटेंट, सामने जो बैठे होते हैं बच्चे अलग अलग मेंटल लेवल के होते हैं, IQ लेवल के होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन सभी को एक साथ पढ़ाना जो है एक टीचिंग लाइन का चैलेंज है। और मैं सर इसको चैलेंज की तरह नहीं देखता हूँ, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी या रिसोर्स की तरह देखता हूँ कि अलग अलग बैकग्राउंड या अलग अलग लैंग्वेज को जानने वाले बच्चे हैं, तो वो खुद भी पीयर ग्रुप बना करके एक दूसरे से लर्निंग करेंगे। तो इसको मैं एक रिसोर्स की तरह भी देखती हूँ या देखता हूँ। इस चीज़ का रिप्लाई ये हो जाएगा। आगे थ्री लैंग्वेज फार्मूला है उसको भी रिकमेंडेशन किया गया है। हालांकि पूरी NEP जो है उसको फ्लेक्सिबल रखा गया है, ताकि स्टेट जो हैं अपने अपने सिचुएशन जो भी वहाँ की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग उनमें चेंज भी कर सकते हैं। तो 3 लैंग्वेज ये फार्मूला है कि कम से कम 2 लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी बेल्ट से हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है लोकल वो हिंदी रहेगी, और दूसरी लैंग्वेज हमारी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश रहेगी, और तीसरी भाषा जो है वो भारत की जो अन्य भाषाएं हैं 22 भाषाओं में से एक रहनी चाहिए प्रमोट करने को। ये रिकमेंडेशन, जैसे संस्कृत है, तमिल है, कन्नड़, जो भी भाषा को प्रमोट करना चाहता है वो स्टेट वो कर सकता है वो तीसरी भाषा के रूप में। तो ये चीज़ रखी गई है लैंग्वेज के रूप में। आगे बात करें टेक्स्ट बुक की बात करें, तो टेक्स्ट बुक में तो वही है कि वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है कि प्री प्राइमरी से ही और 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, अलग अलग स्किल सिखाई जाएँ, कारपेंटर को भी रखा जाए वहाँ पर, है ना, वहाँ पर, और जो स्किल्स हैं इलेक्ट्रीशियन हैं, ताकि वो स्किल्स को सीखें। दूसरा, इंटर्नशिप का भी प्रोविज़न किया गया है। यदि आसपास कोई कंपनी है, फैक्ट्री है या सोशल वर्क है, वो इंटर्नशिप को प्रमोट किया गया है ताकि बच्चा खुद भी उस सिचुएशन में जाकर चीज़ों को सीखे। तो इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है। बात करें रिपोर्ट कार्ड की, तो रिपोर्ट कार्ड भी मैंने बता दिया गया है। एक होलिस्टिक अप्रोच को रखा गया है रिपोर्ट कार्ड के लिए बच्चों के, ताकि उसमें उसकी क्लीननेस के भी नंबर होने चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन के भी नंबर होने चाहिए, उसने जो अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया उसके भी ग्रेड होने चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या क्या चीज़ें उसने स्पेशल अचीवमेंट किया है वो भी मार्कशीट में होनी चाहिए, प्लस एकेडमिक्स भी होनी चाहिए। तो उसको सिर्फ मैथ और EVS के नंबर पर जज नहीं करना है। होलिस्टिक जो उसका है 360 रिपोर्ट कार्ड, वो उसको शो करेगा उसकी पूरी पर्सनालिटी को। तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं और इनके बीच से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से रखा है कि NEP के प्रमुख बिंदु क्या हैं वो मैंने एक साथ बताए हैं, और उसके अंदर भी यदि वो क्वेश्चन बनते हैं तो भी आपसे बन जाने चाहिए। तो ये मेरा जो मैंने ये तैयार किया है आपके लिए, वीडियो बनाया है, इसकी अप्रोच यही रहेगी कि आपसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछें तो आप बिल्कुल आप स्पीचलेस नहीं हो जाएं, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर बता दें। और ये जो न्यू वर्ड्स आए हैं जैसे परख हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग है, इनोवेशन है, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इन वर्ड्स को ज़रूर पुटअप करिए वहाँ पर इंटरव्यू में अपने, ज़रूर बहुत अच्छा बेनिफिट इसका मिलेगा। सामने वाले को भी लगेगा हाँ इस बंदे ने पढ़ा है, NEP को पढ़ा है सीरियसली, क्योंकि इन NEP में ही मेंशन है ये सारे जो वर्ड्स हैं। तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, और मेरी बेस्ट विशेष हैं, इसी तरह तैयारी करते जाइए। दूसरा, NEP पढ़ने का एक और तो फ़ायदा है ना, अब तो आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देख लीजिए,
NEP से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं वहाँ पर। तो ज़रूरी है कि NEP को 2-4 बार रिवीजन भी हो जाए तो हमारे लिए क्या बुरा है, इसी बहाने हमारा रिवीजन भी हो रहा है। और टीचर भी बन गए तो भी NEP पढ़ना है, इससे अच्छा हम पहले से ही पढ़ के जा रहे हैं, वहाँ आसानी होगी। मुझे लगता है जो ये मैं बता रहा हूँ, उम्मीद है, होप रखता हूँ कि काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। वैसे बहुत अच्छे आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं और इससे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं लगातार आप लोग के लिए वीडियो लाऊं। और इसी तरह मैं वीडियोस लाता रहूँगा, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आगे जो आप टीचिंग एग्ज़ाम है उनके लिए मैं प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बना रहा हूँ, जो टॉपिक्स हैं तैयार कर रहा हूँ। आगे जो DSS भी आएगी, सुपर टेट है, उसके लिए भी क्लास कंटिन्यू चलेगी। लेकिन फ़िलहाल हमारे सामने अभी क्या है, KVS का इंटरव्यू है, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए लगातार मैं क्लासेस ला रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।